हरियाणा चुनाव जीतने पर सीएम धामी ने दी सीएम नायब सैनी को बधाई। लगातार तीसरी बार हुई प्रचंड जीत, पीएम के नेतृत्व में प्रचंड जीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा में खुशी का माहौल। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जश्न, ढोल की थाप पर थिरके भाजपा नेता। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर कसा तंज और जनता के सवाल पूछने पर केदारनाथ से उल्टे पांव भागे मंत्री, चुनावी घोषणा करने का लगाया आरोप। तो 2011 की जनगणना पर होंगे चुनाव, मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान। भाजपा चुनावी तैयारी में जुटी, निकाय चुनाव का रास्ता खुला। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहां पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम नायब सैनी को बधाई दी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत हुई। ये जीत सीएम नायब सैनी के ऊर्जावान नेतृत्व पर जनता की तरफ से लगाई गई विश्वास रूपी मुहर है। सीएम धामी ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि हरियाणा की यह विकास यात्रा इसी तरह जारी रहेगी। वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी जश्न मनाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा में खुशी का माहौल है। ढोल की थाप पर भाजपा नेता थिरके हैं। चमोली जनपद के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र स्थल है, जो धार्मिक आस्था का अटूट केंद्र है। इस पवित्र गुरुधाम स्थल में पाकिस्तान के हिंदू सिख श्रद्धालुओं का 87 सदस्यीय एक जत्था पहुंचा। यात्रा न केवल धार्मिक मान्यताओं को समर्पित थी, बल्कि आपसी भाईचारे और सहयोग का भी प्रतीक बन गई। बड़ी बात यह कि यात्रा के दौरान जत्थे में शामिल 15 श्रद्धालुओं ऊंचाई और थकान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन 15 श्रद्धालुओं को विंध्य घाट अस्पताल पहुंचाया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अमनदीप थाना इंचार्ज गंगरिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर का प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी कुछ लेडीज जो है घाट से धाम से घाट तक आने के लिए थोड़ी सी बीमार हो गई थी, कुछ को बुखार हो गया था। मेरी खुद की अम्मी वगैरह लेडीज बीमार हो गई थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया। उसके सूरज हमने सुकून से जो है और शुक्र करके अपनी यात्रा कंप्लीट की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एग्जिट पोल के परिणामों के विपरीत देखने को मिला है। भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पार्टी कार्यालय में जीत पर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि जो नतीजे देखने को मिले हैं उससे साफ है कि हरियाणा की जनता ने काम को प्राथमिकता दी है, जो पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हरियाणा में किया है। इसके बारे में तो हरियाणा ज्यादा बेहतर बता पाएगा उनको कितना लाभ मिला है, लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की साख बड़ी है, क्योंकि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की डिमांड हो रही है और वो जा रहे हैं, वहाँ परिणाम भी आ रहे हैं। तो उत्तराखंड ने जो निर्णय लिए हैं पिछले 7-8 सालों में, 10 साल समझिए जब से हमारी सरकारें आई हैं, तो उन निर्णयों से पूरा देश प्रभावित है। मैं पंजाब के चुनाव में था, तो वहाँ भी जब मैं गया तो उत्तराखंड की चर्चा हो रही थी। मैं राजस्थान के चुनाव में गया, एक घर में जब मैं संपर्क करने गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपका मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब राजस्थान में ये नोटिस लिया जा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार बेहतर काम कर रही है और वहाँ का मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की साख बड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं, हमारी सरकारें ठीक काम कर रही हैं और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर मिल रहा है। मंगलौर में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानूनी तौर तरीकों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में मिट्टी के अवैध खनन के कारोबार को धड़ल्ले से बेधड़क अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। खनन कारोबारियों ने रातों रात मिट्टी का भराव कर प्रशासन को
बौरा साबित कर दिखाया। संबंधित मामले में जब मीडिया की टीम ने रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी से मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए व्यस्त होने की बात कहकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलने की सलाह दे डाली। जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा से जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि इस मामले में तहसील स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। रोड क्षेत्र में खनन के क्रम में जो है समय समय पर सूचनाएं मिलती हैं रात में, और उस सूचना के क्रम में जो है नायब तहसीलदार और तहसीलदार और स्वयं जो है मेरे द्वारा जो है औचक निरीक्षण किया जाता है। जब भी कोई ट्रैक्टर जब्त होती है या चीज होती है तो उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया जाता है। और इसमें जो है पुलिस को भी सूचित किया गया, निर्देशित किया गया कि उनका भी एक अहम रोल है पुलिस विभाग का, क्योंकि उनके जो है सिटी पेट्रोल यूनिट जो है या फिर क्षेत्र जो है घूमते रहते हैं, उनको भी बोला गया है कि आप जो है रात की जो गश्त है वो मुख्यतः पुलिस का भी काम है, रात की गश्त को और ज्यादा प्लानिंग करें ताकि जो है अवैध खनन से निजात पाया जा सके। बागेश्वर तहसील में आयोजित जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी NS नबियाल ने 19 जन शिकायतों को सुना है। जन शिकायतों में सिंचाई विभाग, PWD विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग की समस्या प्रमुख रूप से जनता द्वारा उठाई गई। सभी विभागों को 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण करने के लिए ADM के स्तर से आदेशित किया गया। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज शिकायतों में आबकारी विभाग बागेश्वर प्रमुख है। शिकायतकर्ता ने आबकारी विभाग पर बागेश्वर में शराब बारूद के गलत लाइसेंस जारी करने के आरोप लगाए हैं। ADM बागेश्वर ने बागेश्वर नगर क्षेत्र में शराब बारूद के मानकों की जांच करने के आदेश आबकारी अधिकारी बागेश्वर को जारी किए गए हैं। जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर प्रारंभ की गई थी, सभी विभाग के अधिकारी यहां उपस्थित थे। आज की जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के लगभग 18 शिकायत प्राप्त हुई है। 18 शिकायतों पर से कुछ ज़्यादातर PWD और सिंचाई विभाग या फिर विद्युत विभाग से संबंधित था, कुछ रास्तों को लेकर भी था। हमने जितने भी विभाग यहाँ उपस्थित थे और जो सभी विभागों से संवाद स्थापित करते हुए सभी विभागों को 15 दिन में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है उनका निस्तारण शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ करने के निर्देश दे दिए हैं। और सारे विभागों से कहा है कि जो भी पहले की शिकायत हो, पूर्व अभी की शिकायत हो, वर्तमान शिकायतें हो, 15 दिन के अंदर सारे निस्तारित करके उपलब्ध कराएं। हल्द्वानी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रामलीला देखने आए वकील को उसके चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला देर रात का है, जहां हल्द्वानी कमलुआ गांजा क्षेत्र में रामलीला के दौरान एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे रामलीला देख रहे लोगों में हड़कंप मच कर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोग युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या का कारण पारिवारिक जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों भाइयों में लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। वही आरोपी दिनेश नैनवाल हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पे गोली चलाई गई और उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है, उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। कि उस संदर्भ में अभी कोई ऐसे कोई चीज खुल के नहीं आई है, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उससे पता लगता है कि किस आधार पर क्यों मोटिव से गोली मारी। कचहरी परिसर में बनी पुरानी और जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बनाकर तहसील कार्यालय, चकबंदी कार्यालय, न्यायालय, उप निबंधक कार्यालय और कोषागार आदि एक ही परिसर में स्थापित करने की मांग काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा पुरजोर ढंग से उठाई गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। कहा कि काशीपुर में मौजा जसपुर खुर्द में पिछले 112 सालों से अधिक समय से कचहरी परिसर में है, जिसमें करीब 5 एकड़ भूमि का रकबा है और इस 5 एकड़ भूमि में करीब 100 वर्ष पूर्व से ही उप जिलाधिकारी का कार्यालय, न्यायालय और आवास रहा और इसी भूमि में डाक बंगला बना हुआ है और वर्तमान में सिविल न्यायालय की इमारत सामने की ओर बनने से पहले सिविल न्यायालय भी इसी इमारत में स्थापित था। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपनी वकालत की शुरुआत इसी इमारत में बने उप जिलाधिकारी न्यायालय और सिविल न्यायालय में की, इसलिए यह कचहरी परिसर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। के शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, सरकार उसको किसी अन्यत्र जगह पर ले जाना चाह रही है और हमने
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की थी और जिलाधिकारी महोदय ने ये इस परिसर का पूरा घूम करके निरीक्षण भी किया था और वो सेटिस्फाई थे कि यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तहसील आदि कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु उनके जाने के बाद ये प्रस्ताव पता नहीं कैसे चेंज हुआ और तहसील को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ, तो हम उसके विरोध में और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए कि सबसे उचित विकल्प कचहरी परिसर है, इसलिए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में कुल 135 शिकायतें मिली, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा, सीमांकन, आपसी विवाद, आपदा से संबंधित आई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों और समस्याओं के अतिशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुने और उनका त्वरित निदान करें। तो 35 के अराउंड ग्रीवेंसेस प्राप्त हुई थी और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स डाइवर्सिफाइड था। हमारे लैंड डिस्प्यूट्स, इंक्रोचमेंट से लेकर जो सोशल पेंशन्स हैं, स्कूल संबंधी हैं, कुछ दैवीय आपदा में परिसंपत्तियों की क्षति थी तो उसकी कार्रवाई अभी भी गतिमान है। यही नेचर रहा है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे गैदर करके जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं। उत्तराखंड के मोटे अनाजों की पूरे देश में मांग है। अब सरकार मोटे अनाजों की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव के द्वारा मोटे अनाज की खेती करेगी। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब हर ब्लॉक में वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती करने का सरकार ने निर्णय लिया है ताकि आने वाले समय में मोटे अनाजों की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर रखी है। कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हर ब्लॉक में एक वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसकी जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है और इसके लिए क्लस्टर खेती करना चाह रहे हैं ताकि मोटे अनाज की कहीं दिक्कत न हो। कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हर ब्लॉक में एक वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसकी जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है और इसके लिए क्लस्टर खेती करना चाह रहे हैं ताकि मोटे अनाज की कहीं दिक्कत न हो। देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी किया है। जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द यह सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आए विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है। एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय सेना बाइक रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के बाइकर शामिल हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर सीमांत के लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। हिमालयी वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर्स पलायन रोकने के उद्देश्य को लेकर इन दिनों उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे इलाकों में इंटीग्रेटेड हिमालयन मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली के ज्योतिर्मठ
स्थित भारतीय सेना कैंप में पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस अभियान में करीब 22 बाइकें शामिल हैं जो 1800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर 12 दिनों में यह अभियान संपन्न करेंगे। उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पर टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दें, अपने उत्तराखंड को एक्सप्लोर करें। जैसे मैं भी उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से हूँ मैं, और मैंने खुद ही इतनी जगह ही नहीं देखी हैं। तो इसके माध्यम से हम आर्मी के माध्यम से और रॉयल एनफील्ड के माध्यम से ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह हाईलाइट हो रही हैं ताकि टूरिज्म बढ़े। और दूसरा है कि हम रिवर्स माइग्रेशन करें, कि जैसे बहुत लोग जो पहाड़ के हैं वो वापस जा रहे हैं, मतलब अपने गाँव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं जॉब करने। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, बस वहाँ बूढ़े रह रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे करने को। तो जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे अभी आप देख रहे हो इतने हम बाइकर्स हैं, हम कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत जगह जाएगा, जैसे आपके माध्यम से भी बहुत लोग देखेंगे, तो देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में ब्यूटी कितनी है। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और इंडियन आर्मी का इसमें ये रोल है कि वो हमें ऐसी ऐसी जगह हम सिविलियंस को दिखा रहे हैं जो कोई मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित जगजीतपुर गांव में जंगली हाथियों की शहरी इलाकों में आवाजाही जारी है और इन जंगली हाथियों की वजह से इलाके में हड़कंप मचा है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब हाथी को देखा तो अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाथियों के पास ही एक बस भी खड़ी थी, जिससे आशंका बनी थी कि कहीं हाथी बस को और उसमें बैठे लोगों को क्षति न पहुंचा दे। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने सूचना पाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रवर समिति ने बैठक में अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव होंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भाजपा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। निकाय चुनाव के अलावा पंचायत चुनाव और कॉर्पोरेट के चुनाव भी होंगे। भाजपा संगठन के माध्यम से लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी है। सरकार हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा सरकार चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हमेशा पब्लिक के बीच में रह के लगातार संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं। बूथों पे हम काम करते हैं। तो अभी सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अभी तो उसके बाद पंचायत के चुनाव है, फिर कोऑपरेटिव के चुनाव होंगे। लगातार अब चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन के माध्यम से चुनाव की तैयारी में भी लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद भी देगी। उपसंभागीय परिवहन विभाग की टीम ने विकासनगर में चेकिंग अभियान चला, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। चेकिंग अभियान में 4 वाहन सीज किए गए और 1 दर्जन वाहनों का चालान कटा। चेकिंग अभियान में विशेष तौर पर ओवरलोडेड सवारी वाहन, ओवर स्पीड वाहनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों साथ अन्य राज्यों से बिना टैक्स आने वाले वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की गई। आरटीओ रावत सिंह कटारिया के नेतृत्व में चेकिंग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की फिटनेस और इंश्योरेंस की भी जांच की गई। उन्होंने कहा कि आगे भी चेकिंग अभियान की कार्रवाई जारी रहेगी। आज हम सुबह ही जो अनियंत्रित ट्रैफिक चल रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषतः जो ट्रैक्टर और अन्य वाहन जो अन्य राज्य से हिमाचल से आ रहे हैं, विदाउट टैक्स आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने 4 वाहन बंद किए हैं और 12 चालान किए हैं। बाकी कार्रवाई गतिमान है, अभी लगातार अभियान चल रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षा भर्ती के तहत चयनित देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी के 119 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देहरादून के ननूर खेड़ा स्थित SCERT सभागार में हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों को बधाई देने के साथ साथ नवनियुक्ति शिक्षकों को एक जिम्मेदारी भी सौंपी। उन्होंने कहा कि हर शिक्षक अपने तैनाती स्कूल में पहुंचकर वहां संसाधनों की कमी और अन्य व्यवस्थाओं की फोटो वीडियो बनाकर स्थानीय BEI, फिर DEO और CEO को भेजे और तब भी सुधार नहीं होता तो सीधे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षक भर्ती में अब तक 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद 1840 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया और कहा कि स्कूलों में जाकर पूर्ण मनोयोग से बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दें।
डोईवाला के लाल तप्पड़ में जमीन की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया। जमीनों में लगातार फर्जीवाड़े और हेराफेरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला डोईवाला के लाल तप्पड़ से सामने आया है, जिसमें एक पक्ष ने दो पक्षों की रजिस्ट्री कर दी, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। वहीं एक पक्ष द्वारा बताया गया कि उसने 2021 में जमीन की रजिस्ट्री कराकर कब्जा लिया था। बाद में जमीन के मालिक द्वारा इस जमीन को किसी और को दोबारा सील कर दिया गया, जिससे विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख पंचायत ने बैठक कर विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई हल निकलता नहीं दिखाई दिया। पीड़ित पक्ष ने अब कोर्ट में गुहार लगाई है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में प्रस्तावित पंचेश्वर डैम क्षेत्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क को आपदा के 26 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका है, जिस कारण नेपाल सीमा के अंतिम भारतीय गांव खेत के ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। गांव में जरूरी वस्तुओं का अभाव हो गया। सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल सीमा में एसएसबी की गश्त सड़क टूटने से रुक गई है। इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा डैम निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें कई कार्य यहां पर हो चुके हैं। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तत्काल इस महत्वपूर्ण सड़क को खोलने के निर्देश दिए। साथ ही इस लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया। विधायक अधिकारी ने दूरस्थ ग्राम सभा रोल, थोन, चामा, गुरेली, मछपीपल, लेटी जमरसो और बगोटी में जन चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनी। इस दौरान विधायक अधिकारी ने आपदा की चपेट में आने से पेयजल योजनाओं, खेत खलिहानों को हुए नुकसान की जानकारी ग्रामीणों से ली और मौके से अधिकारियों को पेयजल योजना का कार्य सुचारू करने के निर्देश दिए। जन चौपाल के बाद विधायक अधिकारी डूंगरा लेटी के हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्कूल में 120 बच्चों को एक अध्यापिका पढ़ा रही थी और यह नजारा देख विधायक अधिकारी भड़क गए। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से जल्द स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगर निगम की टीम रामनगर में अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और जेसीबी के आगे धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि निगम जबरन उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि त्योहार व्यापारियों का समय होता है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। साथ ही सिविल लाइन, मुख्य बाजार, बीटीगंज जैसे व्यस्तम बाजारों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। संज्ञान में काफ़ी शिकायतें आई थी कि कतिपय लोगों द्वारा जो है फुटपाथ पे और सड़कों पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और ये अतिक्रमण जो है खासकर पर त्यौहार के दिनों में जो है थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो उसके संबंध में जो है जब मैं मौके पे पहुंचा तो कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन उनसे जो है बात की गई और उनका जो है रिस्पॉन्स और सहयोग जो है काफ़ी अच्छा था। प्रशासन भी ये मानता है कि पर त्यौहार के समय में जो है बिक्री जो है थोड़ी ज़्यादा होती है और कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा कुछ ठेलियाँ लगाई जाती हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे और व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके एक ही सीज़न आता है पर त्यौहार के टाइम में, जब उनका थोड़ा सा आमदनी होती है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जो है दो तीन फैसले लिए गए। जो भी विरोध कर रहे थे उन व्यक्तियों द्वारा ये रजामंदी दी गई कि जो भी अतिक्रमण है उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया जाएगा। प्रदेश के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इसके संबंध में बताते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने बताया कि अभी 400 से ज्यादा पदों का अभियाचन आयोग को भेजा गया है और हाल ही में करीब 200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।